हेलो गाइस, मेरा नाम रत्नेश है और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको उज्जैन महाकाल की नगरी के बारे में। तो उज्जैन कैसे पहुंचे, उसका पूरा टूर प्लान, बजट, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। गाइस, उज्जैन का जो टूर प्लान है, बजट और उसकी आइटनरी सारी मैंने एक एक्सेल शीट में बना के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी, तो आप उसको जरूर फॉलो करें। आपको अलग से ट्रिप प्लानर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा सब कुछ बना रखा है, आपके लिए ही बनाया, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें और उसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो गाइस, उज्जैन जो है महाकाल की नगरी है और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर भी है। ऐसा कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। पहला एक उज्जैन में और दूसरा ओमकारेश्वर में। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 120 या 30 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं तो आप ओमकारेश्वर का प्लान भी ज़रूर बनाएं। उज्जैन को अवंतिका नगरी भी कही जाती है और उज्जैन में महाराजा विक्रमादित्य का शासन भी रहा है। उज्जैन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य के बाद वहाँ पे कोई भी किसी भी देश का राजा, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी भी देश का प्रधानमंत्री रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि वहाँ के राजा सिर्फ महाकाल हैं। और ऐसा कहा जाता है अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसकी विकट परिस्थितियों में मौत हो जाती है। तो महाकाल को ही उज्जैन का राजा कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम उज्जैन पहुँचे कैसे। तो उज्जैन आप रेलवे के थ्रू भी आ सकते हैं। उज्जैन में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जहाँ से आपको हर जगह की ट्रेन मिल जाती है। तो आप आपके सिटी से उज्जैन की डायरेक्ट ट्रेन भी देख सकते हैं। आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी उज्जैन की, और आप ट्रेन से भी उज्जैन आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से उज्जैन नहीं आना चाहते तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। तो आप इंदौर की एयरपोर्ट की टिकट ले और आप वहाँ से भी उज्जैन जा सकते हैं। आप इंदौर आने के बाद आप उज्जैन कैसे जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप ओला उबर भी डायरेक्ट उज्जैन की बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको 1 घंटे से भी कम लगता है, आप इंदौर से उज्जैन पहुँच जाते हैं। इस उज्जैन घूमने का जो बेस्ट मौसम होता है वो होता है आपका मानसून का मौसम होता है, या फिर आप ठंड में भी आ सकते हैं। गर्मी के दिनों में थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ी क्या बहुत ही गर्मी होती है, तो वहाँ पे थोड़ा घूमना भी डिफ़िकल्ट होता है। अब आप वहाँ पे घूमेंगे कैसे, तो वहाँ पे घूमने के लिए आप पैदल नहीं घूम सकते। आसपास की चीज़ें मतलब थोड़ी दूर हैं, थोड़े मंदिर, तो थोड़ा सा घूमना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप या तो वहाँ पे कोई प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं जो आपको 1500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मेरा जो बेस्ट प्रीफर ऑप्शन है वो होगा टांगा। आप 1000 रुपये में टांगा बुक करें और मानसून के समय जाए और टांगे से पूरा उज्जैन घूमें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो टांगे से घूमने का एक अनुभव भी बहुत अच्छा होता है। तो रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे टांगे वाले आपको मिल जाएंगे, आप उनमें से किसी को भी एक बुक कर सकते हैं पूरे दिन के लिए, वो आपको सारे मंदिर ले जाएगा। तो गाइस, आप उज्जैन में कहाँ कहाँ घूमें, तो ऐसे तो उज्जैन में बहुत सारे मंदिर हैं। इतने मंदिर है, कहा जाता है कि अगर आप 1 क्विंटल गेहूँ लेते हैं और हर मंदिर में सिर्फ एक मुट्ठी आप गेहूँ चढ़ाते हैं तो आपका 1 क्विंटल गेहूँ ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप एक दिन का प्लान बना रहे हैं उज्जैन में, तो ये सारी चीज़ें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको कुछ मेन मंदिरों के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप ज़रूर जाएं और जिनका हमारे इतिहास से भी बहुत जुड़े हुए हैं, तो आप उन मंदिरों में ज़रूर जाएं। उज्जैन को छोटा बनारस भी कहा जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी यात्रा की शुरुआत आप उज्जैन में कहाँ से करेंगे। उज्जैन अपनी भस्म आरती के लिए भी फेमस है। वहाँ महाकाल की जो भस्म आरती होती है वो कुछ अलग ढंग से होती है। ऐसा कहा जाता था कि जो महाकाल की आरती होती है सुबह, भस्म आरती उसमें 4 बजे होती है और पूरे दुनिया में सिर्फ भस्म आरती उज्जैन में ही होती है। उज्जैन में जो भस्म आरती होती है, जो चिता की ताज़ी राख होती है उससे की जाती है, और उस समय मंदिर के सारे कपाट बंद होते हैं और उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो टीवी पे होती है, कैमरे में होती रहती है, आप बाहर से खड़े होके देख सकते हैं। बट ये पहले होता था, तो उस समय लोग क्या करते थे कि अपने मरने के पहले ही, मतलब 30 साल 40 साल पहले ही उसकी बुकिंग करवाते थे कि हमारी चिता की राख को चढ़ाया जाए। लेकिन अब वो चीज़ बंद कर दी गई है। अब नॉर्मल कंडे की जो राख होती है उससे ही उनकी भस्म आरती होती है और वही प्रसाद के तौर पे दी जाती है। लेकिन आप तब भी उसको नहीं देख सकते, क्योंकि उस समय मंदिर के कपाट बंद होते हैं, अंदर पुजारी होते हैं, वही पूजा करते हैं, और अब बाहर से जो LCD होती है उसी पे उसको देखते हैं। तो उसकी बुकिंग भी करनी होती है पहले, जिसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे होती है, आप लिंक पे जाके उसकी बुकिंग कर सकते हैं, आप तभी उसके अंदर जा सकते हैं भस्म आरती देखने के लिए। अदरवाइज़ आप अलाउड नहीं करेंगे वो लोग आपको, अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो।
उसके बाद आपका जो वहाँ पे रहेगा, अगर आप स्पेशल पूजा करना चाहते हैं गर्भगृह में जाके तो उसके चार्जेस अलग हैं, 250 या 300 रुपये हैं, आपको वो पे करने होंगे और आप जाके वहाँ पे गर्भगृह में पूजा कर सकते हैं। अगर आप बहुत सुबह जाते हैं तो आपको महाकाल के मंदिर में जो भीड़ है वो कम मिलेगी, और अगर आप लेट नाइट जाते हैं तो भी मंदिर में भीड़ कम होगी। लेकिन अगर आप दोपहर में या नॉर्मल टाइम में जाते हैं थोड़ी सी भीड़ होगी, लेकिन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो महाकाल के मंदिर में आपके 2 या 3 घंटे वहाँ पे आपके निकल जाएंगे। महाकाल के दर्शन करने के बाद आप जाएंगे संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम का जो सोर्स है वो हमें महाभारत काल से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, बलराम थे और सुदामा, उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा संदीपनी आश्रम से ही की थी। तो आप संदीपनी आश्रम जरूर जाएं। उसके बाद संदीपनी आश्रम में आपको वहाँ का आश्रम वगैरह, कल्चर वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपका जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम के बाद आप जाएंगे मंगलनाथ। मंगलनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो जगह है मंगल की जननी है। जिनकी राशि में मंगल दोष होता है वो लोग खासकर वहाँ पे जाते हैं, खासकर सभी लोग जाते हैं, लेकिन जिनकी राशि में मंगल दोष होता है वो वहाँ पे जाते हैं, पूजा करते हैं और अपने मंगल दोष हटने की या उसकी कामना करते हैं। मंगलवार को अगर आप वहाँ जाते हैं तो मंगलवार को वहाँ स्पेशल पूजा होती है। तो मंगलनाथ बहुत अच्छी और पीसफुल जगह है, तो आप वहाँ पर भी ज़रूर जाएँ। मंगलनाथ के बाद आप जाएंगे गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर जो है कृष्ण जी का मंदिर है और उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको एक अलग ही भक्तिमय जो वहाँ का माहौल है वो दिखेगा, और वो मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। तो आप गोपालनाथ मंदिर भी ज़रूर जाएं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है, लेकिन आप जब जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। गोपालनाथ मंदिर जो है वो मार्केट के बीच में है, तो अगर आप वहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह भी करना चाहते हैं और स्नैक्स वगैरह भी लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। गोपालनाथ मंदिर के बाद आप जाएंगे इस्कॉन मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, ये 2 मंदिर आप कवर करेंगे। इसके बाद आप जाएंगे नवग्रह शनि मंदिर। शनि मंदिर जो है उज्जैन का बहुत फेमस मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको मतलब एक अलग ही माहौल दिखेगा। जो दूसरे शनि मंदिर होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग बना हुआ है, वहाँ पे पूजा वगैरह थोड़ी अलग तरीके से होती है, तो आप शनि मंदिर भी ज़रूर जाएँ। उसके बाद आप जाते हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर वहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, उज्जैन का ही क्या पूरी दुनिया में बहुत फेमस मंदिर है। उसके बारे में आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको बाहर छोटी छोटी शराब की दुकानें दिखेंगी, क्योंकि काल भैरव महाराज जी को वहाँ पे शराब भी चढ़ाई जाती है। आप जब शराब लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो पुजारी या जो पंडित होंगे वो आपके सामने ही आधी शराब काल भैरव जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद वो आपको प्रसाद के तौर पे आपको वापस मिल जाएगी। जब हम गए थे तब हमसे वो जो आधी शराब बची थी वो हमारा जो टांगे वाला था उसने ले लिया था। काल भैरव के बाद अगली जो आपकी जगह होगी वो होगी भरतरी गुफा की। भरतरी गुफा थोड़ा सा खेतों के बीच में थोड़ा सा सिटी से अलग है और बहुत अच्छा माहौल है। जब आप जाते हैं तो वहाँ का रास्ता भी बहुत अच्छा है, तो भरतरी गुफा भी जाए, बहुत फेमस है। उसकी जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो जो विक्रमादित्य के जो दूसरे भाई थे उन्होंने बनवाया था वो, तो आप भरतरी गुफा भी ज़रूर जाएँ। तो ये सारी जगह थी वो जो मेन थी वहाँ पे घूमने लायक, जो मैंने आपको बता दिया। उसमें एक चीज़ और बचती है रामघाट। तो रामघाट आप ज़रूर जाएं। रामघाट में आप जाएंगे तो वहाँ पे शिप्रा की आरती, शिप्रा जो नदी है उसके किनारे वो घाट बना हुआ है, जो बनारस का घाट है सेम वैसा ही बना हुआ है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो शाम के समय वहाँ पे माँ शिप्रा की आरती होती है, तो वो आरती भी अटेंड करें। उस समय वहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा उस समय। तो शिप्रा माँ की जो आरती होती है वो आप ज़रूर अटेंड करें। अगर आप रामघाट बीच में भी जाना चाहते हो जाके अगर आप वहाँ नहाना चाहते हो तो आप नहा भी सकते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बार ज़रूर नहाएं। वैसे शिप्रा नदी पहले सूख चुकी थी, तो बाद में उसका नर्मदा से जो नदी जोड़ो अभियान चला था, उस समय शिप्रा को नर्मदा से जोड़ा गया था, तो अब उसमें पानी भी रहता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसमें पानी नहीं है, अब आपको पानी भी मिल जाएगा उसमें, तो आप वहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूड की। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो इंदौर है वहाँ के चाय पोहे बहुत फेमस है। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो उज्जैन इंदौर से ज़्यादा दूर है नहीं, तो आप उज्जैन में चाय और पोहा ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल इंदौर वाला ही टेस्ट है, इंदौर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और एमपी में अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो यहाँ की चाय और पोहे ज़रूर टेस्ट करके जाएँ। यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, तो आप चाय और पोहे कहीं भी अच्छी जगह आपके टांगे वाले को बोलेंगे वहाँ पर रोक के आपको चाय और पोहे की अच्छी दुकान पर रुकवा देगा और आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो आप ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे? ब्रेकफास्ट करने के लिए आप वहाँ का सुदामा रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल घर जैसा खाना आपको मिलेगा, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो आप वो भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो जो आपका एक दिन का जो फूड कॉस्ट होगा वो पर पर्सन अगर मैं देखूँ तो 700 से 1000 रुपये के बीच में हो जाएगा।
आपका उसमें ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको उज्जैन में खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और आसपास की जो जगह है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आपको खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप ये सोच के ना आए कि फूड की प्रॉब्लम होगी। अगर आप साउथ इंडियन है तो आपको साउथ इंडियन खाना भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप नॉर्थ से आ रहे हैं तो आपको नॉर्थ इंडियन भी खाना यहाँ पे मिल जाता है। और उज्जैन में लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी बोली जाती है वहाँ पे। मोस्टली हिंदी बोलने वाले ही लोग आपको मिलेंगे, इंग्लिश समझने वाले भी आपको मिल ही जाएंगे। तो आपको उज्जैन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कि वहाँ पे घूमे कैसे। तो उज्जैन घूमने के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप टांगे से घूमते हैं, जो घोड़ा गाड़ी होती है उससे, तो आपको 1000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप सिटी बस वहाँ चलती है, अगर आप वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओला उबर भी उज्जैन में चलती है तो आप ओला उबर भी यूज़ कर सकते हैं। और प्राइवेट टैक्सियाँ भी आपको मिल जाएगी। ओला उबर और प्राइवेट टैक्सी का जो कॉस्ट आएगा वो 1500 रुपये आएगा, जिसमें आप 4-5 लोग बैठ सकते हैं। टांगा गाड़ी में भी आप लोग 4-5 बैठ सकते हैं। और टांगे से घूमने का जो आनंद होगा वो बहुत अच्छा होता है, और खासकर मानसून सीज़न में। तो आपका जो एक दिन का जो ट्रैवलिंग का जो खर्चा आएगा वो आएगा 1500 रुपये। तो उज्जैन का जो आपका टोटल बजट रहेगा वो आपका 4500 के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल खर्च नहीं आना है। आप चाहे तो इसमें भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, होटल अपने हिसाब से ले लें। आपको रुकने के लिए भी बड़े से बड़े होटल वहाँ पे मिल जाते हैं, छोटे से छोटे भी होटल मिल जाते हैं। आपको 700 रुपये में भी रूम मिल जाएगा, आपको 500 रुपये में आश्रम भी मिल जाएंगे, होम स्टेज भी मिल जाएंगे। आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से आप होटल वगैरह बुक कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप होटल किस टाइप का बुक करते हैं। तो आपको 700-800 रुपये में भी होटल मिल जाएगा। दूसरी टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगा, जैसे अगर आप भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो आप इंदौर से अगर जा रहे हैं, फ्लाइट से आए, तो आप यहीं पे इंदौर में रुक जाएं और उसी दिन बुकिंग करवा लें। और इंदौर से रात को 1 या 2 बजे आप यहाँ से टैक्सी बुक करके उज्जैन जा सकते हैं और भस्म आरती अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उज्जैन ही आ रहे हैं तो आप वहाँ पे बुकिंग करके अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, एक दिन रुक के सुबह 4 बजे वाली आरती भी अटेंड कर सकते हैं। तो आपका जो टोटल बजट आएगा वो आएगा 4500 से 5000 के बीच में आपका उज्जैन की ट्रिप हो जाती है।